हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है मेरे YouTube चैनल एमके रिएक्शन पे। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आया हूँ जो आप लोगों को अच्छा लगेगा। वीडियो का टाइटल है द फर्स्ट अंडर सी मैप ऑफ राम सेतु बाय इसरो एंड नासा सैटेलाइट, और एडीबी ने प्रॉमिस किया है 24,000 करोड़ इसको रिबिल्ड करने के लिए। तो इसी पे वीडियो बना है। ये वीडियो को बनाया है पाथफाइंडर बाय अनअकैडमी का YouTube चैनल है, उसका वीडियो है, तो उसी पे रिएक्शन करेंगे। बहुत ही रोचक इंटरेस्टिंग वीडियो है, तो आइए देखते हैं वीडियो पहले, उसके बाद इस बारे में बात करेंगे। आइए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, भारत और श्रीलंका के बीच में 40 किलोमीटर का 130 आइलैंड की एक चेन देखने को मिलती है। इवन यहाँ पर पानी काफी शैलो है, जिस वजह से ऐसा लगता है जैसे यहाँ पर कोई एक ब्रिज रहा करता होगा सालों पहले, और अभी ये ब्रिज जो है वो पानी के अंदर डूब गया। इसी कारण से इस रीजन को राम सेतु कहा जाता है। कुछ लोग इसी पूरा क्लियर जगह विजिबल को है। एडम ब्रिज भी कहते हैं। अभी तक इस राम सेतु के बारे में हम लोगों के पास में बहुत जानकारी नहीं थी कि किस तरीके से ये राम सेतु समुद्र के अंदर दिखाई देता है, क्योंकि कोई डिटेल मैप उसका बना नहीं था। क्योंकि इस रीजन के अंदर पानी शैलो है, जिस वजह से हम जहाज नहीं ले जा सकते, और जहाज के यहाँ ना जा पाने के कारण यहाँ पर कोई मैपिंग एक्सरसाइज नहीं हो पाई। वहीं दूसरी तरफ सैटेलाइट के पास में वो टेक्नोलॉजी नहीं थी जिसके जरिए यहाँ पर मैपिंग हो सके। बट अब क्योंकि सैटेलाइट के अंदर वो टेक्नोलॉजी आ चुकी है, तो फिर इसरो द्वारा राम सेतु का एक डिटेल्ड अंडर वाटर मैप निकाल दिया गया है। मतलब कि राम सेतु किस तरीके का समुद्र के अंदर दिखता है, ये मैप उसे दर्शाता है। हुआ कुछ ऐसा है कि नासा की ISAT-2 सैटेलाइट है, जिसके अंदर अंडर वाटर फोटोन को रिलीज करने की टेक्नोलॉजी है, और उसके जरिए ISAT-2 सैटेलाइट अंडर वाटर मैपिंग कर सकता है। इसी ISAT-2 सैटेलाइट के डाटा के आधार पर, जो कि अक्टूबर 2018 से अक्टूबर 2023 यानी कि 6 साल के बीच में लिए गए थे, इन डाटा के आधार पर इसरो द्वारा एक 10 मीटर रिजोल्यूशन मैप बनाया गया है, जो कि लगभग 29 मीटर लंबा है और 8 मीटर समुद्र के ऊपर देखने को मिलता है। यहां पर कॉन्टोर, स्लोप एनालिसिस और वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस के जरिए भी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक राम सेतु की जानने का प्रयास किया गया है, जिसके बाद यह पता चला है कि राम सेतु लाइमस्टोन शोल से मिलकर बना हुआ है। यानी कि जिस तरीके से हमारे लक्षद्वीप आइलैंड और मालदीव आइलैंड बने हैं, ठीक उसी तरीके से हो सकता है ये राम सेतु भी बना हो। लगभग 99.8% राम सेतु समुद्र के अंदर देखने को मिलता है। यानी कि जो राम सेतु का भाग हम लोगों को जमीन पे दिखाई देता है, वो केवल राम सेतु का 0.2% है। 99.8% राम सेतु समुद्र के अंदर है। और इवन ये जो समुद्र के अंदर राम सेतु है, इसके अंदर 11 अलग अलग नैरो चैनल पाई गई हैं, जो कि 2 से 3 मीटर की डेप्थ पे है, जिसकी मदद से पाक स्ट्रेट से गल्फ ऑफ मन्नार के बीच में पानी का आवागमन बना रहता है। अब राम सेतु के अंदर ये जो रिसर्च हुई है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हिंदुइज्म पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि राम सेतु किस तरीके से बना ये हिंदू माइथोलॉजी को रियल प्रूव करता है। वहीं राम सेतु के ऊपर रिसर्च आने वाले समय में रोड कनेक्टिविटी इंडिया और श्रीलंका के बीच बनाने में बहुत इंपॉर्टेंट साबित होगी, जिसके जरिए भारत और श्रीलंका दोनों की इकोनॉमी के अंदर डेवलपमेंट देखने को मिलेगा। धनुषकोटी और तलाई मन्नार के बीच में ये जो रीजन है, इसे हम लोग राम सेतु कहते हैं, जो कि लगभग 48 किलोमीटर की 103 आइलैंड की एक चेन है। अलग अलग लोग इसके ओरिजिन के लिए अलग अलग प्रकार की बात करते हैं। जैसे साइंटिस्ट कहते हैं कि ये ब्रिज प्लेट टेक्टोनिक एक्टिविटीज की वजह से बना होगा। वहीं हिंदुइज्म के अंदर ये मान्यता है कि ये जो ब्रिज है, ये भगवान राम जब लंका के ऊपर चढ़ाई कर रहे थे, तो उस समय पर उनकी वानर सेना द्वारा बनाया गया था। वहीं इतिहास के अंदर भी कई सारे सोर्सेस यहाँ पर एक ब्रिज के बारे में बताते हैं। जैसे सेतु बंधई नाम से पर्शियन लोग 9th सेंचुरी के अंदर इस ब्रिज को बुलाया करते थे। वहीं रामस्वामी के अंदर टेम्पल के अंदर जो रिकॉर्ड्स देखने को मिलते हैं, वो बताते हैं कि 1480 तक ये ब्रिज पूरा पानी के ऊपर हुआ करता था। उसके बाद एक साइक्लोन आया और समुद्र का लेवल बढ़ गया, जिसके कारण से ये ब्रिज जो है वो थोड़ा समुद्र के अंदर धंस चुका है, जिसके कारण से क्लियर देखने को मिलता है कि यार ये जो है रीजन, ये एक ब्रिज हुआ करता होगा पहले। साथ में अगर ये ब्रिज प्रूव हो जाता है और ये ब्रिज का ओरिजिन क्या है ये प्रूफ हो जाता है, तो रामायण
के बारे में, जो भी मिथ मार्केट के अंदर फैले हुए हैं उसके बारे में पता लग जाएगा। साथ में ये भी पता लगेगा कि भगवान राम हकीकत में हुआ करते थे, और ये सारी चीजें जो है वो हम लोगों को देखने को मिलेगी। वहीं दूसरी तरफ इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये जो डेवलपमेंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंडिया और श्रीलंका दोनों के बीच में एक लैंड कनेक्टिविटी बनाने की बात चल रही है, जिसके लिए फिजिबिलिटी स्टडी ऑलरेडी शुरू की जा चुकी है, और इस बार श्रीलंका इस लैंड रूट को बनाने में इंटरेस्टेड है। अब बात आती है श्रीलंका इस लैंड रूट को क्यों बनाना चाहता है और उससे भारत को क्या मुनाफा होगा। देखो, श्रीलंका की जो मेजर इकोनॉमी है वो टूरिज्म के ऊपर डिपेंडेंट है। जब टूरिज्म आना बंद हुआ तो उसके बाद में श्रीलंका जो है वो इकोनॉमिक क्राइसिस से जूझने लगा। ऐसी कंडीशन में श्रीलंका के दोस्तों ये बातें तो बिजनेस की हो गई, लेकिन मैं यही कहना चाहूंगा कि देखो, जो भी चीजें हमारे ग्रंथ में है, रामायण के बारे में या राम सेतु के बारे में, ये सच है। अब आज के डेट में साइंटिस्ट लोग को क्या है ना, एक नई बीमारी है पढ़े लोगों की, कि जब तक साइंटिस्ट प्रूफ नहीं होगा तब तक उस चीज को मानेंगे नहीं। ठीक है ना। तो बहुत सारी चीज है जिसमें साइंस अभी तक खोज रहा है, और हमारे जो वेदों में, ग्रंथों में जो चीजें लिखी हुई हैं, जो चीजें बताई हुई हैं, वो झूठ नहीं है, वो सच है। और जो जानते हैं वो इस पे रिसर्च करते हैं, और जो मानते हैं उस पे पूरे अटल हैं। जो कुछ है लिब्रांडो जो आजकल लोगों को बहकावे में और अपने स्वार्थ में बोलते हैं कि ये मिथ है, काल्पनिक है, ये है फलाना ढिमकाना, ये अपने स्वार्थ के चक्कर में और पॉलिटिकल रीजन से ये लोग मानना नहीं चाहते हैं, जानते हुए भी, मानते हुए भी उसको मानते नहीं। ठीक है। तो बहुत सारी चीजें हैं हमारे जो भी ग्रंथों में, ये सब चीजें लिखी हुई हैं, ये झूठ नहीं है। अब रिसर्च करेंगे, एक ना एक दिन इनको भी मानना पड़ेगा और मानेंगे। बाद में वही बोलेंगे खिसियानी बिल्ली खम्मा नोचे, हाँ ये तो सच है, चलो अच्छा है, सच सबके सामने आ गया। इनको पलटते भी देर नहीं लगता ना। चलिए फिलहाल आगे देखते हैं वीडियो। लगभग 20% टोटल अराइवल जो श्रीलंका के अंदर देखने को मिले थे 2023 में, वो भी भारतीय थे। ऐसी कंडीशन में और ज्यादा लोग श्रीलंका के अंदर आए, क्योंकि देखो अभी क्या होता है, हवाई जहाज के माध्यम से या तो श्रीलंका के अंदर जाते हैं या फिर जहाज के माध्यम से श्रीलंका के अंदर जाते हैं, जो फिजिबल नहीं बैठता। अगर यहाँ पर रोड की डायरेक्ट कनेक्टिविटी होगी ना, तो फिर क्या होगा कि डायरेक्ट लोग रोड के माध्यम से श्रीलंका कन्याकुमारी के आगे जा पाएंगे। तो फिर क्या होगा, यहाँ पर चीजें जो है वो सस्ती हो जाएंगी और ज्यादा टूरिस्ट लोग श्रीलंका के अंदर जा पाएंगे, जिसकी वजह से श्रीलंका की इकोनॉमी जो है वो डेवलप होगी। वहीं श्रीलंका के अंदर भी ढेर सारे बुद्धिस्ट देखने को मिलते हैं। सिन्हाला पॉपुलेशन लगभग 70% के आसपास की है। ऐसी कंडीशन में श्रीलंका से भी कई सारे लोग भारत के अंदर बुद्धिस्ट साइट को विजिट करने आते हैं, तो भारत के अंदर भी टूरिज्म बढ़ेगा। इवन दोनों देशों के बीच में गुड्स का ट्रेड और ज्यादा बेहतर हो पाएगा। अभी क्या होता है कि भारत से सामान किसी पोर्ट पे जाता है, फिर वो पोर्ट से समुद्र के माध्यम से फिर श्रीलंका जाता है, फिर श्रीलंका के अंदर वापस से उस को किसी ट्रक वगैरह पे चढ़ाया जाता है, फिर ट्रक से अलग अलग जगहों पे पहुंचाया जाता है। ऐसी कंडीशन में पहले जमीन के रास्ते से सामान ट्रांसपोर्ट होता है, फिर पानी में जाता है, फिर जमीन पे आता है। बार बार ट्रांसपोर्ट के चेंज करने से यहाँ पर काफी सारी दिक्कतें देखने को मिलती है। तो अगर हम यहाँ पर डायरेक्ट रोड कनेक्टिविटी बना दें तो फिर क्या होगा कि कन्याकुमारी से लेके नीचे श्रीलंका तक, श्रीलंका के हम्बनटोटा तक टोटल रोड कनेक्टिविटी इस रीजन के अंदर हो पाएगी, और भारत से भारी मात्रा में सामान श्रीलंका में और श्रीलंका से सामान भारत के अंदर इजीली आ पाएगा। इवन देखो भारत के अंदर एक दिक्कत क्या है, होता यह है कि भारत के अंदर कई सारे पोर्ट्स हैं, पर ये जितने भी पोर्ट है ना, ये बहुत बड़े पोर्ट्स नहीं है। मतलब कोई बहुत बड़ा जहाज आ जाए उसको ये होल्ड नहीं कर पाते। ऐसी कंडीशन में कोई बहुत बड़ा जहाज आ जाता है ना, तो वो पहले जाता है श्रीलंका। श्रीलंका के पोर्ट पे हम सामान को उतारते हैं, फिर वहां से छोटी छोटी शिप के माध्यम से हम उन सामान को भारत के अंदर लाते हैं। तो क्या किया जाता है, पहले एक बड़े जहाज से सामान उतारा जाता है, फिर ट्रक पे चढ़ाया जाता है, फिर ट्रक से उतारा जाता है, शिप पे चढ़ाया जाता है, फिर शिप से इंडिया लाया जाता है, फिर शिप से उतार कर उसे वापस ट्रक पे चढ़ाकर दूसरी जगह पे पहुंचाया जाता है। अगर हम यहाँ पर रोड कनेक्टिविटी बना देंगे तो फिर क्या होगा कि शिप से डायरेक्ट सामान ट्रक पे उतरेगा और ट्रक से श्रीलंका से होते हुए भारत आ जाएगा, और भारत के अंदर ये सामान जो है वो अलग अलग रीजन के अंदर उतर पाएगा। तो ये बेनिफिट भारत को यहाँ पर प्राप्त होंगे, और इन सारे बेनिफिट को मद्देनजर रखते हुए एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भी 24,000 करोड़, यानी कि इस ब्रिज की जितनी भी लागत होगी वो एशियन डेवलपमेंट बैंक उठाएगा। ये चीज
2015 में कही थी। इवन ये आप क्लियरली देख सकते हो, भारत के यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी द्वारा भी इस बात को कंफर्म किया गया था कि इस ब्रिज और यहाँ पर अगर टनल बनती है तो उसका जितना भी खर्चा होगा वो एशियन डेवलपमेंट बैंक द्वारा बनाया जाएगा। इवन इस ब्रिज को बनने में लगभग कितना समय लगेगा, तो देखो चाइना ने भी इसी तरीके का एक क्रॉस सी ब्रिज बनाया है जिसको बनाने में 4 साल लगे थे। अब चाइना के अंदर थोड़ा सा काम फास्ट हो जाता है, भारत के अंदर थोड़ा स्लो होता है, तो लगभग लगभग आप मान सकते हो कि 6 साल के अंदर हो सकता है भारत और श्रीलंका के बीच में एक ब्रिज जो है वो बनके तैयार हो जाए। वहीं दूसरी तरफ एक और प्रपोजल भी कई सारे लोग यहाँ पर रखते हैं कि इंस्टीड ऑफ यहाँ पर एक ब्रिज बनाने के क्यों ना हम लोग ऐसा करें कि यहाँ पर एक कैनाल बना दें, और इस कैनाल को बनाने के प्रोजेक्ट को ही सेतु समुद्रम प्रोजेक्ट कहा जाता है, जो कि सबसे पहली बार 1860 में इंग्लैंड द्वारा प्रपोज किया गया था। 2005 में यूपीए सरकार द्वारा भी इसे प्रपोज किया गया था। इसका फायदा क्या होगा कि ये इंटरनेशनल लेवल के ट्रेड में काफी बेनिफिट देगा। होता क्या है कि अगर हम वेस्ट कोस्ट से सामान ईस्ट कोस्ट की तरफ लेके जाते हैं या फिर इस रीजन से अगर शिप ट्रेवल करती है तो उन्हें ऐसे घूम के ट्रेवल करना पड़ता है। अगर हम यहाँ पर टनल बना दें तो फिर क्या होगा कि सामान जो है वो जल्दी इधर से उधर ट्रांसपोर्ट हो पाएगा। बट इन्वायरमेंटलिस्ट, क्योंकि ये शेलो वाटर रीजन है और शेलो वाटर रीजन होने के कारण कोरल रीफ काफी यहाँ पर देखने को मिलती है, इस कारण से इन्वायरमेंटलिस्ट विरोध करते हुए दिखाई देते हैं। साथ में हिंदुइज्म के लिए ये एक ये तो उनकी डिस्ट्रॉय धार्मिक करने वाली बात हो गई। आस्था का प्रतीक है राम सेतु। अगर यहाँ पर टनल बनाई जाएगी तो राम सेतु को तोड़ना पड़ेगा, जो कि हिंदू मान्यताओं को हार्म करने जैसा है, जिसके कारण से हिंदुइज्म के अंदर भी कई सारे लोग इस प्रकार की टनल का विरोध करते हुए दिखाई देते हैं। आई होप ये सारी बातें आप लोगों को समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो तो नीचे 7-10 कमेंट करना। तो दोस्तों ये थी वीडियो, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छा लगा होगा। मैं इस पे आप लोगों का भी राय जानना चाहता हूँ कि क्या जो अगर कोई गवर्नमेंट भविष्य में चाहे कि इस पुल को तोड़ के और इसमें कनाल बनाया जाए तो क्या ये सही है? और ये सही है कि इसको ब्रिज बनाए, ब्रिज बना के रोड कनेक्टिविटी शुरू करें, ये अच्छी चीज है। उस चीज को तोड़े नहीं, ठीक है, उस चीज को तोड़े नहीं। या फिर ये काम और कर सकते हैं कि ब्रिज हो, ब्रिज बना दें और उस पे जैसे होता है अमेरिका अमेरिका में कई जगह कनालों की तरह करना है कि शिप के टाइम में ब्रिज को ऐसे ओपन हो जाए, शिप पार कर जाए, फिर ब्रिज क्लोज हो जाए। ये काम कर सकते हैं। इससे एक टूरिज्म भी बढ़ेगा, बिजनेस भी बढ़ेगा और वो जो इसकी मतलब साहित्यिक वैल्यू है ये भी बनी रहेगी। आप लोगों का इस पे क्या विचार है कमेंट कीजिएगा, ठीक है। हर आदमी का अपना अपना विचार होता है, अपना अपना सोच होता है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप लोगों का सपोर्ट का बहुत जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट वीडियो में।